Chapati. Today we are going to have a brief discussion on the breach of contract, and we are going to get to know the conceptual clarity of what is breach of contract, breach का मतलब होता क्या है, what is actual breach of contract and what is anticipated breach of contract. तो ये तीनों ही टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं. होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड अगर अभी तक अच्छी चल नहीं रही थी तो अब से अच्छी चलना शुरू हो जाएगी बिकॉज यू आर फाइनली ऑन माय वीडियो. एंड मेरा टारगेट है कि मैं आपको लॉ का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूं एंड उसके साथ साथ हम लोग हमारे लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स को, प्रेजेंटेशन पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं जिससे आपका जो टारगेट है वो एग्जाम के ऊपर 100% आ जाए एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज के साथ साथ हमेशा आपके माइंड में ये फिक्स तरीके से बैठ जाए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करना है लॉ में. ओके, so if you are new to my channel then do subscribe and also share this video with your friends so that उनका भी लॉ परफेक्ट हो जाए एंड सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाओ. ओके, नाउ चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेंट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. भाई ब्रीच होता क्या है? सिंपल शब्दों में ब्रीच का अर्थ होता है कि भाई धोखा. ओके, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन. पहले उसने बोला था कि मैं मेरा जो काम है, मेरा जो ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट करूंगा. उसने फेक प्रोमिसेस किए एंड जब उन प्रोमिसेस को परफॉर्म करने की बारी आई तब उसने बहुत ही ज्यादा स्टाइल से धोखा दे दिया. ठीक है, उसने अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म नहीं किया एंड दैट इज मेंट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द टेक्निकल लीगल डेफिनेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बहुत ही ज्यादा सिंपल है. दैट ब्रीच मींस फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुझे 100 kg ऑफ लेट्स से व्हीट जो है वो सप्लाई करूंगा. अब यहाँ पे ए ने क्या किया, अपना ऑब्लिगेशन जो था, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज डन देन ए इज ऑब्लाइज्ड. ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पे समय से बी को सप्लाई कर दे. ठीक है, जिस भी बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस बारे में, ठीक है, वो जो चीज थी वो सप्लाई कर दे, ये उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी को ही बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, सिंपली इसको सप्लाई नहीं किया एंड दैट इज नथिंग बट फेलियर ऑफ पार्टी, फेलियर ऑफ टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ब्रीच का सिंपल शब्दों में अर्थ होता है धोखा, परफॉर्म नहीं करना. ये आप आपकी बुक में भी नोट डाउन करके ले सकते हो ताकि आप कभी भी भूलो नहीं इसका एग्जैक्ट मीनिंग. ठीक है, अभी इट अकर्स व्हेन पार्टी डज नॉट फुलफिल प्रॉमिस एज एग्रीड. ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया था मैं तुझे 100 kg ऑफ व्हीट सप्लाई जरूर करूंगा, 30 जुलाई को करूंगा, लेकिन उसने सप्लाई नहीं किया. ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस 100 kg ऑफ व्हीट सप्लाई नहीं किया बट ही इज रेडी टू सप्लाई 50 kg ऑफ व्हीट. विल दैट बी ट्रीटेड एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करो, लॉजिक लगाओ. वो 100 kg नहीं दे पा रहा है लेकिन वो कितना kg देने के लिए रेडी है? 50 kg देने के लिए रेडी है. that will not be treated as a what proper performance of contract. क्योंकि भाई हो सकता है बी की रिक्वायरमेंट 100 kg है क्योंकि वो तो एक मीडिएटर है, उसको मार्केट में और आगे सेल करना है. ठीक है, हो सकता है ऐसा सिचुएशन. तो यहाँ पे अगर वो आधा अधूरा प्रॉमिस भी अगर परफॉर्म करने के लिए रेडी है तो हम उसको भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे. ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको केस स्टडी आ सकता है. ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको आईसीआई घुमा फिरा के पूछ सकता है कि भाई उसने पूरा सप्लाई नहीं किया
आधा ही सप्लाई किया, तो इन दिस केस सामने वाला पार्टी जो बी है वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है क्या, स्यू कर सकता है क्या ए को? तो भैया जवाब आएगा बिल्कुल हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन डू द ब्रीच अराइजेस? ओके, एक्चुअली ब्रीच अराइज कब होता है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल, पूरे के पूरे 100 kg वो देने के लिए रेडी नहीं है। व्हेन नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली, ठीक है, नॉट परफॉर्म प्रॉपरली में यही चीज आएगी कि भाई 100 kg देने के लिए रेडी नहीं है, 50 kg देने के लिए रेडी है, लेकिन इसको तो चाहिए पूरा का पूरा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ व्हीट बी ने डिमांड करी थी, उस क्वालिटी के अनुसार ए ने जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं किया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली में एग्जाम्पल फिट होगा। ठीक है, और रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन, कि भाई ए ने पहले ही मना कर दिया, बी को कॉल किया कि भाई देख मैं तुझे व्हीट सप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो दिस इज रिफ्यूजल टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों ही सिचुएशंस में हम लोग ये बोलेंगे दैट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज अराइज्ड। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ ब्रीच क्या क्या है कि भाई एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही चीजें अलग अलग है, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देके इस कॉन्सेप्ट को सुनना है। ठीक है, अब बेसिक आपको बता देती हूँ कि भाई एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल ब्रीच? तो भाई एक्चुअल ब्रीच होता है कि ड्यू डेट के दिन ही सामने वाले ने मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट था एज वी डिस्कस 30 जुलाई का, तो यहाँ पे 30 जुलाई को ही सामने वाले बंदे ने क्या किया, ए ने बी को सप्लाई करने से मना कर दिया। ठीक है, breach occurring on the due date of the performance, so that will be treated as what? That will be treated as actual breach। ठीक है, on due date, ठीक है, during the performance। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको समझ के लेनी है। ड्यू डेट के अंदर ही 30 तारीख को ही उसने क्या किया, सप्लाई करने से मना कर दिया, या फिर वो है ना लॉरी में लोड करके प्रोडक्ट को तो भेज दिया। प्रोडक्ट को भेजने के बाद क्या हुआ, बी के वेयर हाउस के वहां पे जाके लेबर्स के बीच में झगड़ा हो गया। उस परफॉर्मेंस के दौरान, ठीक है, आधा सामान लोड हो रहा था, आधा सामान अनलोड हो रहा था, एंड इन लेबर्स लोगों का कुछ झगड़ा हो गया, एंड नाउ जो लेबर है वो सामान देने से इनकार कर रहा है, या फिर समथिंग हैपेंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस। समझ के लो, ड्यू डेट के दिन ही सामने वाले पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उसने परफॉर्म नहीं किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या, कि जो सप्लायर है उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, ह्यूमैनिटी बाकी है, एंड वो प्री में बोल रहा है सामने वाले पार्टी को, बी को, कि भाई देख मैं तुझे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे कुछ इश्यू हो गया है। ठीक है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्री में मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 30 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था ना, तो 15 जुलाई को ही क्या हुआ, ए ने बी को कॉल करके मना कर दिया कि भाई देख मैं तुझे है ना, जो अपना डील हुआ था, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं तुझे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी बहुत इंसानियत तो बाकी है उस बंदे में, ठीक है, तो उसने इन्फॉर्म कर दिया। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ, अब तक आपको समझ गया हो गया। आई होप दैट यू हैव got the basic difference, basic conceptual clarity between the actual breach of contract and anticipatory breach of contract। ठीक है, okay, now let's understand with this conceptual clarity and conceptual background, हम लोग देखते हैं कि हमारे definition में क्या दिया हुआ है। ठीक है, let's understand, because ultimately आपका जो presentation का format रहेगा वो एक्चुअल में उसमें आपको डेफिनेशन थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है। ऑल योर सेंटेंसेस शुड बी फ्रेम्ड
प्रॉपरली टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो मीनिंग में क्या दिया हुआ है भाई एंटिसिपेटरी ब्रीच, अब आप बताइए। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिफोर ड्यू डेट ब्रीच हो गया है। ठीक है, तो ब्रीच अकरिंग बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड promiser refuses or show inability to perform before time arrives। ठीक है, प्रोमिसर ने खुद ने रिफ्यूज कर दिया है और shows inability to perform the promise before the time arrives। okay, now definition का मतलब क्या होता है, and promiser clearly signifies unwillingness to perform the obligation in advance। घुमा फिरा के वही आपको सेंटेंस दिया हुआ है। एग्जाम में कौन सा लिखना है, इतना मीनिंग अगर लिखोगे, ये दो सेंटेंसेस भी अगर लिखोगे डेफिनेशन में, तो एब्सोल्युटली वेल एंड गुड इनफ है। ठीक है ना, मोड्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, भाई एंटिसिपेटरी ब्रीच कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, इम्प्लाइड भी कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, एक्सप्रेस में कोई वांदा ही नहीं है भाई, ओरल या रिटर्न में उसने सामने वाले को बोल दिया एंड परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया। बट मैम इम्प्लाइड एंटिसिपेटरी ब्रीच कैसे पॉसिबल है, तो बच्चा लोग इम्प्लाइड ब्रीच ऐसे पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था टू सेल अ पेंटिंग। क्या किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक एक्सक्लूसिव पेंटिंग सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, अब ये इसको कब बेचने वाला था, लेट्स से अगेन 30 जुलाई को बेचने वाला था। ठीक है, लेकिन 15 जुलाई को ही क्या हुआ कि वो पेंटिंग सी के पास आ गई। अब पेंटिंग तो भाई एक्सक्लूसिव थी, वो एक ही पेंटिंग थी मार्केट में, एंड अब बी को पता चला कि ये जो पेंटिंग है ये 15 जुलाई को सी के पास है। इसका ये इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि भाई ब्रीच कर चुका है, धोखा दे चुका है तुम्हारा जो सप्लायर था वो, एंड उसने सी को बेच दी है, तो एब्सोल्युटली अब वो तुम्हें नहीं बेच पाएगा। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लाइड का एग्जाम्पल, कि बिफोर ड्यू डेट ही तुम्हें पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलने वाला था वो मार्केट में ऑलरेडी किसी और को चला गया है, तो अब ऑब्वियसली वो तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे सी इसको अच्छा खासा दाम दे रहा था, हाथों हाथ कैश पेमेंट दे रहा था, तो भाई ए ने बी को धोखा दे दिया, उसको होल्ड पे रख दिया एंड बिना बताए ही सी को बेच दिया, तो यहाँ पे दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अगेन दीज आर द स्पेशल समरी नोट्स, इसीलिए आपको इतना अलाइंड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए एंड आप ये समरी नोट्स एब्सोल्युटली एक्सेस कर सकते हो फ्री में मेरी जो ऐप है उससे। ठीक है, एंड अगर आपको you want a hard copy of this summary notes, then you need to contact me. I will be giving you the hard copy of the book। ठीक है, तो अब expenses, sorry, example of express, he agrees to supply cotton on 14th August and on 30 July he says he will not supply। ठीक है, पहले ही बता दिया anticipatory breach। implied में A agrees to sell horse to be on 10th August, A sells it to C on 1st August। breach by कंडक्ट। ठीक है, वो हॉर्स किसी और को बेच दिया उसने। अपन यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया था, पेंटिंग का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे अगेन सेक्शन नंबर 39 का प्रोविजन क्या बोलता है, that if a party refuses or disables himself from performing the entire promise, promisee may end the contract unless he accept continuation। continuation का टेक्निकल मीनिंग होता है acquiescing। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, प्रोमिसी क्या है, मे कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली उसको कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना ही पड़ेगा अनलेस ही एक्सेप्ट्स दी कंटिन्यूएशन। यानी कि यहाँ पे अगर बी जाके ए से बातचीत करता है कि भाई क्या हुआ, ऐसे कैसे तू मना कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लाइड वाले में तो चलो कुछ हो नहीं सकता, उसने बेच दिया, वहां पे इम्प्लाइडली पता चल गया। ठीक है, लेकिन दूसरे एंटिसिपेटरी ब्रीच के केसेस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग वीट का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे 15 मतलब पहले बिफोर टाइम ही अगर 15 जुलाई को ही अगर आके पर्सन बोल देता है कि मैं तो जो वीट नहीं बेचने वाला हूँ, तो यहाँ पे बी आके उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं बेच रहा है, तो मैं कंटिन्यूएशन समझू क्या, मतलब तू कुछ और मैनेज कर ले, मैं थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड करता हूं। अगर वो आगे इस तरीके से कुछ बोल रहा है, अनलेस ही एक्सेप्ट कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो देन अगर वो कंटिन्यूएशन एक्सेप्ट कर रहा है तो
कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखो, और अगर नहीं कर रहा है तो प्रॉमिसी में एंड दी कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एंड हो गया। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये जो बी है, जो दुखियारी पार्टी है, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, उसके लिए भी तो कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए ना, राइट? क्योंकि उसका तो नुकसान हो गया, वो तो किसी पे भरोसा करके बैठा था, राइट? तो यहाँ पे बी के पास क्या क्या ऑप्शंस है? तो सबसे पहले क्या है? रेसिप्ट इमीडिएटली, भाई कैंसिल ही कर दो पूरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, वो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज एंडेड, सू फॉर डैमेजेस इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर ड्यू डेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस। क्या है यहाँ पे? उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तुरंत कैंसिल कर दो एंड sue फॉर डैमेजेस बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, दिस इज द वन ऑप्शन, बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन। देन सेकेंड ऑप्शन, ये बहुत ही ज्यादा भोला भाला पार्टी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भोला है, एंड वो समझ रहा है कि नहीं यार, मुझे ऐसे कैसे कोई मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, नहीं नहीं ये शायद पूरा करेगा। तो आप एक फॉल्स उम्मीद में बैठे हो, एंड यू डू नॉट रेसिन एंड यू वेट टिल ड्यू डेट, कि नहीं नहीं मेरा ड्यू डेट तो आया नहीं है, तो हो सकता है ये मुझे सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पार्टी क्या करता है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, ही कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, ही डू नॉट रेसिन, वेट टिल ड्यू डेट, होल्ड अदर पार्टी लायबल इवन ऑन परफॉर्मेंस अकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अगर ड्यू डेट को, फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल में क्या था, 30 जुलाई को, अगर ड्यू डेट को अगर वो सप्लाई नहीं करेगा, तब मैं उसको स्यू करूंगा। अभी तो मेरे पास काफी टाइम है। तो अगर आप उस तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे यू आर अंडर ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में हमेशा एक रिस्क रहेगा, बिकॉज भलाई का जमाना नहीं है, ठीक है, भोलेपन का जमाना नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, ओके, एंड यू नीड टू मेक द स्मार्ट मूव, विच इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 में हो, तो आप कभी भी यू आर टेकिंग अ रिस्क दैट अदर पार्टी में स्टिल परफॉर्म, और कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन नाउ, डू नॉट आस्क मी मैम व्हाट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दिस वर्ड हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू वेरी वेरी थॉरली। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि भाई इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, अब हाथ में ही नहीं है हमारे कुछ। ठीक है, so that risk will always be there. Important note, if promisee keeps contract alive, it remains binding for both the parties. ठीक है, so these are all the provisions for anticipatory breach of the contract. I hope that आपका ये concept जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। इसके ऊपर आपको केस लॉस आ सकते हैं गाइस। तो आपको इसी तरीके से आपका पेपर प्रेजेंट करना है। पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर उसको अगेन यू हैव टू राइट द प्रोविजन कि यहाँ पे बंदे के पास क्या क्या ऑप्शन है। फिर आपको केस स्टडी में जो पूछा है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, एंड देन एनालिसिस लिखो, एंड देन फाइनल कंक्लूजन लिखो। तो यहाँ पे अपने 4 से 5 पैराग्राफ में आपका पूरा आंसर आना चाहिए, तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, so that was anticipatory breach of contract. Now let's discuss actual breach of contract. It is very very simple कि भाई ड्यू डेट के दिन ही सामने वाले पार्टी ने मना कर दिया है। ठीक है, ब्रीच ऑकरिंग एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जैसे मैंने वो लेबर वाला एग्जांपल दिया था, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, परफॉर्म करते करते ही मना कर दिया। ठीक है, one party refuses or fails to perform his obligation. Basic principle, parties to a lawful contract are bound to perform promises. On breach, other party get राइट ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली एंटिसिपेटरी ब्रीच में भी अगर उन्होंने लीगल रेमेडी दी है, स्यू फॉर डैमेजेस की रेमेडी दी है, तो एक्चुअल ब्रीच में भी स्यू फॉर डैमेजेस की रेमेडी रहेगी। ठीक है, so when actual breach occurs at a due date or during the performance, already explained, you can just go through it. Example दिया हुआ है, again you can just go through the examples for your better understanding, that A agrees to deliver 100 bags of sugar on Feb 1, fails on that day, actual breach. One party stop performance midway or make performance impossible, actual breach. Okay, that will be actual breach. Effect of actual breach, aggrieved party may get right to sue, contract may get terminated. Okay, तो यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन है। तो अब रेमिडीज क्या क्या अवेलेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। रेमिडीज क्या क्या अवेलेबल है बंदे के पास? सबसे पहले तो सूट फॉर डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस के लिए स्यू कर दो।
दूसरा रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, वहां पे भी वो डैमेजेस को स्यू करेगा, ठीक है। एंड देन परफॉर्मेंस, हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं। इंजंक्शन, कोर्ट रिस्ट्रेन्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि कोर्ट का ऑर्डर ले लो, अगर ये मुझे नहीं बेचेगा तो ये किसी को भी नहीं बेचेगा, ये एक्चुअल टॉक्सिसिटी। ओके, सो वहां पे कोर्ट से ही आप ऑर्डर लेके आ जाओ कि भाई अगर इसने मुझे नहीं दिया ना तो ये किसी को नहीं दे सकता, आप ऐसा ऑर्डर दे दो, ठीक है। एंड क्वांटम मेरिटम, मतलब कि एज मच एज डिजर्व, अगर कुछ काम कर लिया है तो उतने ही काम के बदले में उतना ही पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांटम मेरिटम का मीनिंग होता है एज मच एज डिजर्व्ड, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट में आपको सारे रेमेडीज का एक बेसिक मीनिंग तो समझा दिया है, लेकिन इसको अच्छे से डीपली समझने के लिए सभी के सभी, सभी का सभी जो है ना वो बहुत सारे अच्छे आपको डीप में पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड मैं आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स इन डेप्थ समझाऊंगी, सारे पॉइंट्स को कवर करूंगी अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड पेपर पैटर्न राइटिंग किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि मैम आप इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड मेक श्योर कि मैं आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूं एंड उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। दिस इज इट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से याद हो गया है अभी। बाय बाय।